सुमित सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी सामने से उसकी माँ कावेरी जी धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। अपनी माँ को आते हुए देखकर सुमित ने अपनी तैयारी जल्दी जल्दी शुरू कर दी और खुद को ज़्यादा व्यस्त दिखाने लगा। उसे पता था कि माँ उसके पास आकर एक ही बात का दुखड़ा रोएगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना ऑफिस का बैग उठाया और तैयार होकर पत्नी को अलविदा कहकर माँ की तरफ मुस्कुराकर बाहर निकल गया। ये कोई नई बात नहीं थी, वो हमेशा ही ऐसा करता था। जब भी कावेरी जी उससे बात करने आती तो वो अपनी तैयारियां तेज करने लग जाता। उसे पता था कि माँ उससे क्या कहना चाहती है, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज कर तुरंत घर से बाहर निकल जाता। पर आज न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन उसने अपने दिल की बात को अनसुना कर दिया और ऑफिस पहुंचकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोपहर के लगभग 1 बजे उसकी पत्नी रचना का बार बार फ़ोन आता रहा, लेकिन वो उसे अनदेखा कर अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसके सामने अपना दुखड़ा रोएगी, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए वो अपने ऑफिस के काम में उनके झगड़े से दूर ही रहना चाहता था और इसीलिए उसने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। पर शाम को जब थक हार कर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रचना उसे देखकर चीख पड़ी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फ़ोन उठा लेते तो आज ये मुसीबत हमारे सिर पर नहीं आती। यह सुनकर सुमित हैरान रह गया और बैग एक तरफ रखकर उससे पूछने लगा, क्या कह रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो रचना गुस्से से उसके बराबर में बैठते हुए बोली, अगर फ़ोन उठा लेते तो ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी माँ सुबह से घर से निकल गई है और मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। अब क्या मेरा सारा दिन इसी काम में बीतेगा कि तुम्हारी माँ के पीछे पीछे भागती फिरूं और वो इस तरह की हरकतें करती रहे? अब मैं घर को देखूं या तुम्हारी माँ को देखूं? तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए। ये सुनकर सुमित ने कहा, माँ मिल तो गई ना? अरे नहीं मिली, तभी तो तुम्हें फ़ोन किया था। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने, वैसे भी मेरा तो उनसे कोई खास नाता नहीं है। तुम्हारी माँ है, जाओ और ढूंढो उन्हें। मेरी तो इस घर में आकर जिंदगी ही खराब हो गई है। वो न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन सुमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त को भी साथ ले लिया। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो यहीं कहीं मिल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, वो बूढ़ी है। लेकिन सुमित का दिल न जाने क्यों किसी अनजानी आशंका से डरा हुआ था। वो उससे क्या कहता? अगर उसने शुरू से ही अपनी माँ का ध्यान रखा होता तो आज ये सब ना होता। लेकिन अब किसी से कुछ कहना व्यर्थ था। सुमित वहीं बैठकर रोने लगा। इसी दौरान रात के अंधेरे में उसे ऐसा लगा कि कचरे के ढेर के पास कोई बूढ़ी औरत बैठी है। उसने अपने दोस्त को कहा कि अब रात बहुत हो गई, तुम घर चले जाओ, हम माँ को कल ढूंढेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये डर सता रहा था कि कहीं कचरे के पास उसकी माँ ही तो नहीं है। तभी उसका दोस्त आगे बढ़ा और उसको तसल्ली देते हुए बोला कि मैं कल आऊँगा और तुम्हारे साथ मिलकर आंटी जी को ढूंढूंगा। कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सुमित दौड़कर उस औरत के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। उसे देखकर सुमित को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच है या कोई सपना। उसने कई बार खुद को चुटकी काटी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जो कुछ वो देख रहा था वो सच्चाई थी। अपनी आंखों से देख उस दृश्य ने सुमित के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि वो कोई और नहीं, सुमित की माँ कावेरी जी थी, जिसे देखकर उसे लगा कि अब वो अगली सांस भी नहीं ले पाएगा। ऐसी कयामत उस पर टूट पड़ी थी। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इसी दौरान कावेरी जी की नज़र उस पर पड़ी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे बयां करना मुश्किल था। सुमित शर्मिंदगी की गहराइयों में डूबता चला गया और उन तमाम पलों को सोचने लगा जब उसकी माँ ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी
उन्होंने उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, और वो कैसा बेटा निकला, ये सोचकर ही आज उसे अपने आप पर घृणा महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब से उसने होश संभाला तब से उसने सिर्फ अपनी माँ कावेरी जी को ही देखा था। कावेरी जी ने उसे शुरू से ही समझा दिया था कि बेटा, तुम्हारे पिताजी रोजगार के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं, और ये सिलसिला शादी के बाद ही शुरू हो गया था। कावेरी जी अपनी सास के साथ ही रहती थी। उसके एक देवर भी थे जो कि एक निकम्मे इंसान थे, जिन्हें कामकाज से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि सुमित की माँ को बार बार तंग करते थे कि भाभी, भैया से कहो कि मुझे पैसे भेजें। कावेरी जी की सास भी उसको बहुत तंग करती थी, लेकिन कावेरी जी धैर्य और शुक्र के साथ वहाँ रह रही थी, क्योंकि उनके पास कोई और सहारा भी नहीं था। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और जब से उन्होंने होश संभाला था तब से उसने भी माँ बाप के नाम पर सिर्फ अपने माँ को ही देखा था, जो उनके चाचा चाची के रहमों पर थी। और फिर जब उनका देहांत हुआ तो कावेरी जी भी अकेली हो गई। उन्होंने भी बहुत दुख झेले थे, और चाचा जी ने जल्दी उनके लिए लड़का देखकर शादी कर दी, क्योंकि वो मस्जिद उनसे नहीं संभल रही थी। इसलिए उन्होंने सुमित के पिताजी का चयन किया। सुमित के पिताजी बहुत अच्छे महत्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन सुमित की दादी ने जानबूझकर अपनी जान पहचान वालों के जरिए सुमित के पिताजी का विदेश में नौकरी का प्रबंध कर दिया, क्योंकि दादी इस सच्चाई को समझ गई थी कि उनके छोटे बेटे तो निकम्मे हैं, और अगर उनका बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी के अधीन रह गया तो दादी के इस घर में जो आदेश चलते हैं उन पर कोई अमल नहीं करेगा। ये वजह थी कि शादी के 6 महीने बाद ही दादी ने अपने बड़े बेटे यानी कि कावेरी जी के पति को विदेश नौकरी पर भेज दिया। कावेरी जी बहुत रोई और अपने पति से माफ़ी मांगी और बोली कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कर दें, लेकिन उन्हें इस तरह दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर न जाएं, क्योंकि दादी ने पहले दिन से ही माँ से बैर पाल लिया था। पर पिताजी को दादी की बात से मजबूर होकर विदेश जाना ही पड़ा। उनको विदेश गए हुए 1 महीना ही हुआ था कि तभी कावेरी जी को पता चला कि वो गर्भवती है। माँ बनने की खुशी में कावेरी जी के 9 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता ही न चला। 9 महीने बाद सुमित का जन्म हुआ तो उसके पिता राम सिंह जी ने पहली बार विदेश से छुट्टी लेकर आने का विचार किया, लेकिन दादी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्हें अपने छोटे भाई हवा सिंह की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए बोल दिया। हवा सिंह सुमित के चाचू का नाम था। सुमित के पिताजी अपने बेटे को देखे बिना ही उससे प्यार करने लगे थे। वो अक्सर कावेरी जी को पत्र लिखा करते थे, जिसमें उनके बेटे सुमित का उल्लेख बहुत अधिक होता था, यानी अपनी संतान की याद में वो भी तड़पते रहते थे। लेकिन दादी ने उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें वहीं रहकर अपने भाई की जिम्मेदारी उठानी है। कुछ साल बाद सुमित के चाचू हवा सिंह की भी शादी हो गई। छोटी बहू घर में आते ही सुमित की दादी को एहसास हुआ कि उन्होंने कावेरी जी के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि छोटी बहू ने आते ही पूरे घर पर राज जमा लिया था। दिन ऐसे ही बीतने लगे। इसी बीच सुमित की दादी का अचानक देहांत हो गया तो राम सिंह जी को मजबूरन विदेश से वापस आना पड़ा। अपने बेटे को देखते ही वो रोने लगे और उसे गले से लगाकर प्यार करने लगे, जैसे कह रहे हों कि मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही न चला। सुमित 5 साल का हो गया था, लेकिन उसके लिए उसके पिता एक अजनबी थे, इसलिए वो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखता था। ये बात राम सिंह जी को बहुत तकलीफ देती थी कि उनका अपना बेटा जो उनसे प्यार करना चाहिए था, वो अपने पिता को पहचान भी नहीं पा रहा। सुमित छोटा था, नादान था, इसलिए उस समय उनकी तकलीफ को समझ नहीं पाया। लेकिन उनका वो चेहरा आज भी सुमित की यादों में बसा हुआ है, जब वो उसे देखकर उम्मीद भरी नज़रों से मुस्कुराया करते थे और सुमित कोई जवाब न देता, बस अपनी माँ से चिपक कर बैठ जाता था। उस समय उसके चेहरे पर जो दर्द उभर आता
वो सुमित के दिलों को भी चीर देता था। अब वो उन पलों को याद कर बहुत रोता, सोचता था कि काश उस समय वो समझदार होता, काश उसके पिताजी उसे पहले से ही अपनी गोद में ले लेते तो वो बचपन से उनके स्नेह से परिचित होता। लेकिन अब समय निकल चुका था, दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब राम सिंह जी ने यहीं अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब कावेरी जी भी खुश थी कि उनके पति हमेशा के लिए अब उनके साथ यहीं रहेंगे। लेकिन राम सिंह जी को अपना कारोबार जमाए हुए 6 महीने ही हुए थे कि उनके छोटे भाई हवा सिंह की लापरवाही और जिद्दी स्वभाव के कारण कारोबार में घाटा होने लगा। राम सिंह जी जितनी मेहनत करते, हवा सिंह उतनी ही लापरवाही से सब कुछ बर्बाद कर देता। अपनी पत्नी के ऐशो आराम के लिए वो पैसे उड़ाते रहे। 6 महीने में ही राम सिंह जी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वो बिल्कुल खाली हाथ रह गए। इस बात का उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने हवा सिंह से भी कह दिया कि अब तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मैं कब तक तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का खर्चा उठाता रहूँगा। मेरी अपनी पत्नी और बच्चे भी हैं। तो इस बात पर हवा सिंह ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। राम सिंह जी को इस बात का गहरा असर हुआ और वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। इस तरह 1 साल के अंदर ही राम सिंह जी भी उन्हें छोड़कर चले गए। पति का ये सदमा कावेरी जी के लिए बहुत भारी था, लेकिन हवा सिंह को जैसे एक बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। अब उनके पास अच्छा खासा अवसर था कि वो उन्हें आसानी से घर से बाहर निकाल देगा। हवा सिंह ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब उनका बच्चा होने वाला है और उनका परिवार बढ़ने वाला है, इसलिए उन दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकल जाने को कह दिया। यह कावेरी के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन वो एक स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने अपनी बचत से एक घर किराए पर लिया और दोनों माँ बेटे वहाँ रहने लगे। तब सुमित लगभग 8 साल का हो गया था और ये 8 साल उसकी ज़िंदगी के बहुत दुख भरे पल थे। उसने तब हर वक्त अपनी माँ को रोते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की। अक्सर सुमित रातों में देखता था कि उसकी माँ रात को उठकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे का जीवन सुखी बना देना ताकि वो एक बेहतरीन ज़िंदगी बिता सके। दिन बीतते गए, सुमित बड़ा हो गया। कावेरी जी ने सिलाई कढ़ाई करके लोगों के घरों में काम कर करके उसे बड़ा किया था। उनका अपने बेटे की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा उपकार था, जिसे सुमित कभी नहीं भूल सकता था। वो उसकी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा चमकता हुआ सितारा थी जो उसे हर पल याद रहता था। उन्होंने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। कावेरी जी के चेहरे पर अब झुर्रियाँ आ गई थी। समय ने उन्हें पहले ही बूढ़ा कर दिया था। पति की जुदाई ने तो उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने बेटे का सहारा था, इसलिए वो जी रही थी और उसे सफल देखना चाहती थी। बेटे की सफलता अपनी आंखों से देखकर उन्होंने तय किया कि वो जल्द ही उसकी शादी कर देगी, क्योंकि अब वो आराम करना चाहती थी और बेटे की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। सुमित ने उनकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा कि वो अपने ऑफिस में एक लड़की को पसंद करता है। तो कावेरी जी ने बेझिझक उस रिश्ते के लिए हामी भर दी और धूमधाम से उसकी शादी कर दी। शादी से पहले सुमित की पत्नी रचना ने उसे साफ कह दिया था कि शादी के बाद वो भी नौकरी करेगी। लेकिन जब सुमित ने कावेरी जी को इस बारे में बताया तो वो नाराज़ हो गई और कहने लगी कि मैं बहू इसलिए ला रही हूँ ताकि वो घर और तुम्हारा ख्याल रख सके। अगर वो शादी के बाद भी इसी तरह नौकरी करती रही तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। सुमित ने जब ये बात अपनी पत्नी रचना को बताई तो एक पल के लिए वो चुप हो गई, लेकिन फिर मान गई। पर उसे क्या पता था कि उन दोनों में सबसे पहले बहस इसी बात पर होगी, क्योंकि शादी के बाद रचना अपनी सास के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी गलतफहमी पालने लगी थी और इसी कारण जल्द ही सुमित की शादीशुदा जिंदगी में बुरे दिन आ गए थे, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी बहुत से मुद्दों पर असहमत होती रही
और वो दोनों के बीच में फंसता गया। जब वो ऑफिस से थक हार कर घर वापस आता तो रचना के पास माँ के लिए शिकायतों का लंबा सिलसिला होता। धीरे धीरे उसने उनकी शिकायतों पर ध्यान देना छोड़ दिया तो उसने भी उससे शिकायत करना छोड़ दिया। लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई थी। कावेरी जी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो अक्सर सुमित के पास आकर बैठती तो रचना को बहुत बुरा लगता। वो सुमित से कहती कि तुम्हारी माँ मेरी शिकायतें करने के लिए तुम्हारे पास आकर बैठती है। इसे कह दिया करो कि जब तुम घर वापस आओ तो हम दोनों पति पत्नी को भी कुछ समय अकेले बिता लेने दें। तो सुमित ने जब ये बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने उसके पास आकर बैठना भी छोड़ दिया। कभी कभी सुमित अपनी माँ को रोते हुए देखता तो रचना कहती, सुबह सवेरे वो लड़ाई झगड़ा करती है और फिर तुम्हारे आने पर मगरमच्छ के आंसू अपने आंखों में भर लेती है ताकि तुम उनके आंसुओं पर यकीन कर लो। तो सुमित ने अपनी पत्नी को पास बिठाते हुए कहा, मेरी माँ ने सच में मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम उन कुर्बानियों का ख्याल रखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वो वाकई कमज़ोर हो गई है तो तुम तो स्वस्थ होना, उन्हें जवाब मत दिया करो, चुपचाप मेरी खातिर उनकी बातें सुन लिया करो। तो यह सुनकर रचना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और चुप हो गई। उस दिन के बाद से उसने सुमित से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उल्टा हिसाब हो गया। कावेरी जी सुमित के पास आकर फिर से बैठने लगी। सुमित जब भी काम से वापस आता तो कावेरी जी उससे कहती कि बेटा, मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। तेरी पत्नी मुझे ना खाना देती है, ना मुझसे ठीक से बातें करती है, मुझे घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती, कहती है कि ये घर मेरा है। तो एक काम कर बेटा, मुझे बुजुर्गों के आश्रम में छोड़ आ। घर तो अब तेरा ही है, मैंने तेरे नाम ही तो कर दिया है, बल्कि ये घर तूने ही तो बनाया है, तो फिर मेरा यहाँ क्या है। इतना कहकर वो रो पड़ी। तो सुमित ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा कि माँ, मिलजुल कर जिंदगी बिताना सीखो, वो आपकी बहू है, कोई दुश्मन तो नहीं, भला ऐसा क्यों करेगी वो। तो ये सुनकर कावेरी जी खामोश हो गई और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। तो इधर पीछे खड़ी हुई रचना जीतती हुई नज़रों से सुमित की ओर देखते हुए बोली कि देखो, मैं आपको कहती हूँ ना कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम अपने ऑफिस में ध्यान दो, मैं कल खुद उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन सुमित ऑफिस से आया तो रचना ने कहा कि मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, डॉक्टर ने उनको मानसिक रूप से बीमार बताया है। तो सुमित ने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब रचना कावेरी जी के खाने में दवाइयाँ मिलाने लगी तो वो अधिक समय तक सोती रहती। लेकिन जब सुमित घर आता तो वो उसे एक ही बात कहती कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ा, तू समझता क्यों नहीं है। तभी रचना जल्दी से सुमित के पास आकर कहती कि तुम अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये दवाइयों का असर है, वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है, मैं तो उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, कभी भी उन्हें डांटती नहीं। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझ लो कि वो पागल हो चुकी है, और एक पागल इंसान को संभालने के साथ साथ पूरे घर को संभालना तुम्हारी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होगा, ये बात तुम सोच कर देखो। वो अपनी मीठी मीठी बातों में सुमित को फंसा लेती और सुमित भी अपनी माँ को दोषी समझने लगा। कभी कभी सुमित गहरे अवसाद में चला जाता कि उसके माँ ने उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और अब उनकी ये हालत हो गई है। दिन बीतते गए। जब वो अपनी माँ को रोते हुए देखता तो उसका जी भी बहुत रोता था, लेकिन वो भी चाहता था कि घर में शांति बने रहे। ऑफिस से आने के बाद वो सुकून चाहता था, लेकिन अब रचना उसके आने से पहले ही उन्हें कमरे में बंद कर देती थी। अब तो कई दिनों से सुमित ने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी थी। बस उनकी आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो कमरे में ऊंची आवाज़ में रो रही है। रचना कहती कि वो पागल हो चुकी है और किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं उन्हें काबू में रख रही हूँ। अब तो सुमित भी अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि रचना ने
उसे ये यकीन दिला दिया था कि उसकी माँ पागल हो चुकी है। एक दिन रचना ने उसे सुझाव दिया कि क्यों ना उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आए। उसकी ये बात सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। हालांकि ये बात तो वो भी कई बार सोच चुका था, लेकिन बदनामी के डर से बोल नहीं पाया था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। यही कि सुमित की माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर दी। पहले उसके पिता का इंतजार करती रही। जब वो विदेश से वापस आए तो 1 साल के अंदर ही गुजर गए, लेकिन फिर भी इतने कठिन हालातों में उसने सुमित को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज वो अच्छा खासा कमा रहा है। पर अब सुमित ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। हालांकि कावेरी जी घर में भी बहुत अच्छे हालात में नहीं रह रही थी, इस बात का उसे भी पूरा एहसास था। लेकिन अब वो एक बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान बन चुका था, जिसे सिर्फ अपने सुकून की परवाह थी। उस माँ को जिसने अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ देकर उसे इस मुकाम तक पहुँचाया था, अब वो अक्सर ये बात भूल चुका था। याद होते हुए भी वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। जब वो उसकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई तो वो चाहने लगा कि जब वो घर आए तो उसे सुकून मिले। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी माँ के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जो उसे बहुत बड़ा सबक सिखाएगा और वो पूरी ज़िंदगी पछताते रहेगा। आज सुबह भी वो रोज़ की तरह दफ्तर के लिए निकला तो उसकी माँ कावेरी जी उसके पीछे पीछे चली आई और रोते हुए बोली, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ बेटा, वहाँ जाकर मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता लूँगी। लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर मेरा दिल रोता है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। पर सुमित ने उनकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कह दिया कि माँ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत किया करो। पूरा दिन आप लोग सुकून नहीं लेने देते हो। जब सुबह निकल रहा होता हूँ तब तो दुआओं के साथ विदा किया करो। ये कहते हुए वो दफ्तर के लिए निकल गया, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऑफिस में भी उसका मन किसी काम में नहीं लगा। सारे काम गलत होने लगे तो बॉस ने भी उसे खूब डांटा कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। अब वो उन्हें क्या बताता कि रोज़ घर में झगड़े हो रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा और शाम को ऑफिस से घर आया तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ घर से बाहर निकल गई। ये सुनकर वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया और अपने दोस्त को साथ में लेकर उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन थक हार कर जब चबूतरे पर बैठे तो सामने कचरे के पास उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो कचरे के ढेर से खाना चुग कर खा रही थी। उसने अपने दोस्त को घर भेज दिया और खुद तेज कदमों से उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा, जिसे देखकर एक पल के लिए उसका दिल थम सा गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ कावेरी जी थी, जो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि पहली नज़र में वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उसकी पत्नी ने उनकी क्या हालत कर दी थी। वो उन्हें देखकर सोचने लगा कि आज सुबह ही माँ से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने उनकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। आज अपनी माँ को कचरे के पास बैठा देखकर उसका दिल चूर चूर हो गया था। उसने धीरे से पुकारा, माँ। तो कावेरी जी ने तुरंत उसकी ओर देखा। देखते ही सुमित उनसे लिपटकर रोने लगा और वो भी उसे देखकर रोने लगी। काफ़ी देर तक वो इसी तरह अपने गिले शिकवे करते रहे और फिर वो उन्हें घर वापस ले आया। घर आते ही सुमित अपनी पत्नी रचना के चेहरे के भाव देखकर समझ गया था कि ये सब उसकी ही साजिश थी। हालांकि आज भी उसकी माँ ने रचना के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। वो तो बस इतना ही बोली कि तुमने भी अपनी माँ से मुंह फेर लिया था, इसलिए वो घर से बाहर निकल गई थी कि वो खुद ही वृद्ध आश्रम चली जाएगी। पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक वहीं कचरे के पास बैठी रही। ये सुनते ही सुमित का दिल दर्द से भर गया। उसने तुरंत उनके लिए अच्छा खाना मंगवाया
उनके हाथ चूमे और सोचने लगा कि ये वही माँ है जिन्होंने मुझे इतनी मुश्किलों में पाला था। ये सोचकर ही उसे अपने आप से घृणा महसूस हो रही थी कि वो कैसे उनसे इतना बेपरवाह हो गया। अभी कुछ देर ही बीती थी कि रचना उसके सामने आ गई और कहने लगी, अगर मिलनसार की घड़ियां ख़त्म हो गई हों तो मेरी भी सुन लो। कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो सुमित ने गुस्से से उसके ओर देखते हुए कहा कि जिस डॉक्टर से तुम मेरी माँ का इलाज करवा रही हो उसी से दवाई ले लो, वो बहुत अच्छी दवाई देता है। देखो मेरी माँ की हालत भी तो ठीक हो गई है, तुम भी ठीक हो जाओगी। तो वो उसका इशारा समझ गई और कहने लगी, इस बुढ़िया ने तो मुझे परेशान कर रखा है, जब देखो मुझसे मुकाबला करने पर उतारू रहती है। और आज तो इसने इतना तंग किया कि खुद ही घर से बाहर निकल गई। और तुम भी सुबह से बाहर थे, अब लौटे हो और मेरा हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सुमित उसकी फितरत भरी बातें जान चुका था। उसने उसे तरह तरह की बातों से बहकाकर उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही रचना बोली, या तो इस घर में मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी माँ। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किसको रखना चाहते हो। ये सुनते ही अब सुमित की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो उठा और एक जोरदार तमाचा रचना के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोला कि ये थप्पड़ तुम्हें उसी टाइम जड़ देना चाहिए था जब तुमने पहली बार मेरी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये वो हस्ती है जिसके पांव धो धोकर भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। और तुम जो कल ही मेरी ज़िंदगी में आई हो, ये कहती हो कि मेरी माँ की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम होती कौन हो उन्हें इस घर से बाहर निकालने वाली। अब इस घर से मेरी माँ नहीं बल्कि तुम जाओगी। ये कहते हुए उसने वहाँ खड़े खड़े उसे तलाक देने की धमकी दे दी। कावेरी जी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा तुम्हारा घर ना टूटे, इसीलिए तो मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती थी। अपना घर मत तोड़ो बेटा, मुझे ही वृद्धाश्रम छोड़ आओ। कावेरी जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने उन्हें साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता माँ। इस औरत ने मुझे आपसे दूर कर दिया, स्वार्थी बना दिया इसने मुझे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मेरी आंखें खोल दी और मैं सही फैसला करने में सफल रहा। यह सुनकर उसकी पत्नी उसके पैरों में गिर पड़ी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। वो गिड़गिड़ाती रही, पर सुमित ने उसकी एक ना सुनी और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती तो सुमित ने भी की थी। वो 2 दिन के प्यार के चक्कर में जिंदगी भर कुर्बानी देने वाली अपनी माँ को ही भूल गया था। इसलिए समय रहते अपने माता पिता की कदर जरूर करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।